एक तो कि सेमीकंडक्टर बनने के लिए किसी भी मटेरियल के पास मान लीजिए अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, लेकिन जब हम कलेक्शन ऑफ सॉलिड करते हैं, यानी बहुत सारे एटम्स को एक साथ मिलाते हैं, तो फिर एक कॉलोनी बन जाती है, यानी सबके इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक कॉलोनी बना देंगे। अब एक इमेजिन करो, आपके पास ऐसा किसी सोसाइटी यानी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हो, मेनली शायद दिल्ली नोएडा में जो बच्चे रहते हैं इसको ज्यादा रिलेट कर पाए। मान लीजिए आप किसी एक ऐसे सोसाइटी पे रहते हैं जिसमें बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग बने हुए, मान लीजिए 5 फ्लोर की बिल्डिंग बने हुए, और सभी बिल्डिंग आपस में जुड़ी भी हुई है। अब सोचो कि सबका 4th फ्लोर आपस में जुड़ा है, लेकिन 4th फ्लोर में पूरा फुल्ली ऑक्यूपाइड 4th फ्लोर है, यानी कि आपका कमरा और आपके बगल वाला कमरा और उसके बगल वाला, जैसे हॉस्टल में होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे रूम हैं, तो 4th फ्लोर के सारे रूम आपस में कनेक्टेड है और 5th फ्लोर के सारे रूम आप पूरे कनेक्टेड है लेकिन खाली है। अगर आप में से किसी को 4th फ्लोर से उठा के 5th फ्लोर पे पहुंचा दें और बोल दे 5th फ्लोर पे रहो, तब तो आप कहेंगे यार बहुत मजा आ गया, 5th फ्लोर में सारे कमरे खाली हैं, तो कभी मैं इस कमरे में रह लूंगा, कभी उस कमरे में रह लूंगा। पूरी लॉबी आपस में जुड़ी है जैसे हॉस्टल में होती है। हॉस्टल में एक लॉबी है 4th फ्लोर की जिसमें सारे रूम भरे हुए हैं, एक लॉबी है 5th फ्लोर की, तो सारे रूम भरे, जब तक सारे रूम नहीं भर जाते ऊपर वाले फ्लोर में जगह नहीं दे रहे किसी को, तो सारा 4th फ्लोर भर गया है। अब आप इसको बोलिए वैलेंस बैंड, और उसका पूरा ऊपर वाला खाली है फ्लोर, तो उसको बोलिए कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, जितनी सीढ़ियां चढ़ के जानी पड़ेंगी वो हो गया हमारा, वो हो गया फॉरबिटन एनर्जी गैप, यानी डेल्टा ईजी, जिसको हमने लिखा था 1.1 होता है, यानी 3 वोल्ट से कम होता है सेमीकंडक्टर में। फिर बाद में हमने देखा कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें ये गैप 0 होता है, तो उनको हमने बोल दिया कंडक्टर है, जिसमें थोड़ा ज्यादा होता है उसको सेमीकंडक्टर, जिसमें 3 वोल्ट से भी ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। बाद में ये भी बोला कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने की चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा पा रहा है, यानी सेमीकंडक्टर आसानी से बन पाएगा। तो फिर हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है या रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी का ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। एक ये सवाल एक बार जेई में आया है, तो मैंने इसमें लगा दिया, लिखा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन। अनडोप्ड सिलिकॉन हो गया सेमीकंडक्टर और कॉपर हो गया कंडक्टर। 300 से 400 यानी रूम टेम्परेचर के आसपास चलाने पर कैसा दिखेगा? तो आप कहेंगे कॉपर में तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता चला जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, और जबकि सिलिकॉन में, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। तो लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल, लीनियरली बढ़ेगा कॉपर में और एक्सपोनेंशियल घटेगा सिलिकॉन में। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगा? सवाल ये भी पूछा सेमीकंडक्टर में। आपको याद होगा कि ये रेजिस्टिविटी घटती क्यों है, ये भी मैं बताता हूं। यहां पे वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में अलग अलग एनर्जी पे कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यहां कंडक्शन बैंड है। अगर इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो वैलेंस बैंड में है थोड़ी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, जिससे उछल के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है। लेकिन जो नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं उनका वैलेंस और कंडक्शन बैंड पहले से ही ओवरलैप कर रहा होता है, यानी कि उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंडक्शन बैंड में है, तो इनको टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते नहीं है, वो ऑलमोस्ट पहले से ही सेम है। तो जब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ नहीं रहे, उल्टा नंबर ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन बढ़ता है, जिससे ये आपस में टकराने लगते हैं ज्यादा, तो कहोगे यार अभी तो इनका चलना और मुश्किल है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, हमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो आसानी से करंट फ्लो होगा। क्यों सर, ये नहीं टकराएंगे क्या? रैंडमली टकराएंगे, लेकिन टकराने के पहले उनका नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा और टकराने का इफेक्ट कम पावरफुल।
यहां पे ऊपर भेजने की इफेक्ट नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पे बैठे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रूम टेम्परेचर पे जितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन थे वो अभी भी रहेंगे और रैंडम मोशन से कोलिजन और होता रहेगा। इसलिए हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, यहां पे इंक्रीज नहीं होता, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहेगा। यहां पे रैंडम मोशन बढ़ता है, यहां पर भी रैंडम मोशन बढ़ता है, लेकिन रैंडम मोशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के आगे चलने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो करंट घटता है या रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहां पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। ऐसा है कहानी, ये रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। हमने ऐसे किया कि एक सिलिकॉन या किसी नॉर्मल सेमीकंडक्टर पे एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर ग्रो कर दिया, एक साइड एन टाइप, यानी इधर एल्यूमिनियम 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 मिला दिया, इधर फास्फोरस फास्फोरस मिला दिया। बीच की जो जगह है उसमें एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जिसमें एल्यूमिनियम और फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ट्रांसफर से इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। आप कहो जो फास्फोरस होता था वो चारों तरफ सिलिकॉन के साथ जब बॉन्डिंग बनाता था तब भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता था, क्योंकि वो पेंटावेलेंट सब्सटेंस है। एक इलेक्ट्रॉन ये जो बच जाएगा ये कंडक्शन बैंड में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही एल्यूमिनियम जो होता था वो अपने चारों तरफ के सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता था, तो सिलिकॉन का चारों तरफ का जो सिलिकॉन है उसमें से 3 जगह तो बॉन्ड कंप्लीट हो जाते थे और चौथी जगह में एक खाली स्पेस बच जाता था, ये होल है, यानी इसमें वैलेंस बैंड में भी होल है। तो वैलेंस बैंड यानी 4th फ्लोर पे एक कमरा खाली है और दूसरे साइड 5th फ्लोर का कमरा भरा है। चलिए, तो क्या लिखा, मैंने आपको ऐसा सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना होगा। एन टाइप में मैंने फास्फोरस को डिफ्यूज कर दिया होगा और पी टाइप साइड में एल्यूमिनियम को डिफ्यूज कर दिया होगा। एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट सब्सटेंस है, ट्राइवेलेंट सब्सटेंस में चारों तरफ के सिलिकॉन के बीच में एक एल्यूमिनियम बैठेगा तो एक होल बच जाएगा, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ सिलिकॉन 4 है, तो एक के साथ बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आप ऐसा सोचो कि एल्यूमिनियम जिधर है उधर 4th फ्लोर के लॉबी में एक रूम खाली है और फास्फोरस जिधर है उधर 4th फ्लोर तो पूरा भरा हुआ है, 5th फ्लोर में एक रूम भरा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। भाई इसमें प्रोटॉन भी ज्यादा ही होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। तो ये पूरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 5th फ्लोर पे है और वहां पे 4th फ्लोर पे रूम खाली है। एनर्जी डिफरेंस की वजह से 5th फ्लोर का इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा। तो जैसे ही फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में जाएगा वैसे ही यहां का बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको लगेगा कि सर टॉप फ्लोर का कमरा भी खाली हो गया और इधर का कमरा पूरा भर गया, तो 4th फ्लोर की लॉबी थोड़ी दूर तक पूरी भरी हुई दिखेगी और 5th फ्लोर का जो वो एक आध रूम भरा हुआ था वो भी खाली दिखेगा। तो आप बोलेंगे अरे 5th फ्लोर में कुछ भी नहीं है और 4th फ्लोर में कुछ भी खाली नहीं है। देयर इज नो होल इन 4th फ्लोर एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन 5th फ्लोर। तो इस तरीके से आपको बीच का एक ऐसा रीजन दिखेगा जिस रीजन में सारे बॉन्ड कंप्लीटली बन चुके हैं और कोई भी जगह खाली नहीं दिख रही है, सारे इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन आ के इसको ऐसा बनाया तो ये जो एल्यूमिनियम था ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आप कहेंगे यार ये तो जो पी साइड है वो पी के उल्टा हो गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो फास्फोरस थे जिसमें हमने मिला रखे थे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ जाएगा। तो इसी में कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं कि जब ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं या एन साइड से पी साइड इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो जो करंट फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं? तो ये डिफ्यूजन करंट है। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट हमेशा पी टाइप से एन टाइप की तरफ चलता है, पी से एन टाइप की तरफ। क्यों? क्योंकि पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज है और वो एन टाइप के नेगेटिव चार्ज के साथ मर्ज होना चाहता है। तो आपको दिखेगा कि यहां जो करंट का डायरेक्शन है वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ है। डिफ्यूजन करंट ही इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आपस में मिक्स होने से बनता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट में कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल के साथ आपस में मर्ज हो जाएगा और होल को गायब कर देगा और इलेक्ट्रॉन भी गायब हो जाएगा। तो आप कहेंगे यार मेरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन गायब हो गया और एक बॉन्डिंग में जाके बैठ गया और वहां पे बॉन्ड कंप्लीट कर दिया और होल भी गायब हो गया। ऐसे केस में डिफ्यूजन करंट है।
लेकिन हम डिफ्यूजन करंट P से N साइड में जो चलेगी वही उसी को डिफ्यूजन करंट कहेंगे। सिंपल, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि यहां पे जो बॉन्ड बने हुए हैं वो बॉन्ड में से अगर कोई एनर्जी लेके बॉन्ड टूट जाए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने ये भी सीखा था कि रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रैंडमली चल भी जा भी सकता है और वो होल और इलेक्ट्रॉन मतलब होल क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। आपको याद होगा हमने सिलिकॉन का जब प्योर सिलिकॉन लिखा था तो ये लिखा दिया कि भाई यहां पे नीचे जो बन रहा है वो वैलेंस बैंड है, उसमें पूरा भरा हुआ है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। अगर हम किसी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा दें, तो अगर कोई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है तो मान लो चला गया, तो इस रीजन में अगर कोई बॉन्ड टूट गया तो टूटते ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। जैसे क्रिएट होगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एन टाइप से पी टाइप की तरफ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को एन टाइप में और होल को पी टाइप में भेज देगी। मतलब अगर एक बॉन्ड टूट जाए तो उसके दो टुकड़े में से एक इलेक्ट्रॉन बना, एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन बना, होल वापस पी टाइप में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन वापस एन टाइप में चला जाएगा। अगर बॉन्ड टूट जाए बीच में, अगर बीच का बॉन्ड टूट जाए तो होल और इलेक्ट्रॉन फिर से सेपरेट हो सकते हैं। इसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं ड्रिफ्ट करंट। दो तरह के करंट है। ड्रिफ्ट करंट इज करंट व्हेन अ बॉन्ड in depletion region breaks and electron and hole get separated to flow a current from N to P type। अगर टूट जाए बॉन्ड, टूट गया बॉन्ड, तो बॉन्ड टूटते ही यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को वापस अपने घर और होल को वापस अपने घर भेज देगा। अगर ऐसा हो गया तो इसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। पढ़ लो, व्हेन अ बॉन्ड इन डिप्लीशन रीजन ब्रेक्स and electron and hole get separated to flow a current from N side to P side। उल्टा, तो डिफ्यूजन करंट P से N चलेगा जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलेंगे तो डिफ्यूजन करंट, और इलेक्ट्रॉन होल अगर आपस में सेपरेट हो गए तो अलग अलग हो जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। P साइड में बहुत सारे होल्स हैं, N साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी तरीके से तुमने होल्स को आगे की तरफ धक्का दे दिया या इलेक्ट्रॉन को पी साइड की तरफ धक्का दे दिया तो होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में मर्ज भी हो सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो करंट फ्लो होता है वो डिफ्यूजन करंट है, ये नेचुरल डायरेक्शन है, इसी से फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस यही होगा। और जब हम लोग ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे तो डिप्लीशन रीजन में अगर एक बॉन्ड टूट गया, कैसे टूटता है बॉन्ड? अरे भाई, फोर्थ फ्लोर पे सारे कमरे भरे हैं, हमने एक बंदे को कहा तुम यार टॉप फ्लोर पे जाके रहो, फिफ्थ फ्लोर पे जाके रहो, उसका बिस्तर ऊपर वाले रूम पहुंचा दिया और उसको बोला जाओ ऊपर। तो वो जब ऊपर वाले रूम में चला गया तो नीचे का एक रूम खाली हो गया। तो वो ऊपर क्यों गया? उसको एनर्जी मैंने दी, मैंने 100 रुपए दिए, मैंने कहा 100 रुपए दूंगा, ऊपर वाले रूम में रहो। तो बड़ा खुश हो गया, उसने बोला 100 रुपए भी मिल रहे हैं और हमको तो एक रूम चाहिए था, हम तो कहीं भी रह लेंगे और आराम से पूरा रूम भी खाली है, वहां पे टहल भी सकते हैं। तो मैंने एनर्जी दी, उसको ऊपर वाले रूम में भेज दिया। तो किसी भी तरीके से एनर्जी देके अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ब्रेक होने पर आप देखेंगे कि ये जो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले से मर्ज होके आ चुके हैं वो पी साइड को नेगेटिवली चार्ज बना देंगे, नेगेटिवली चार्ज, और एन साइड पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही क्रिएट करेगा पोटेंशियल बैरियर। यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसका नाम लिख देंगे पोटेंशियल बैरियर।
तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है, वो क्या कहती है, वो कहती है यार यहां पे नेगेटिव चार्ज है, पी साइड में नेगेटिव चार्ज है। अब अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, आप कहेंगे रिपेल करेगा, रिपेल करके कहां पहुंचा देगा, जहां से वो आया है एन साइड में पहुंचा देगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, अगर बनेंगे तो वापस पी साइड में होल और एन साइड में इलेक्ट्रॉन निकल लेगा। तो आप कहेंगे यार ये तो वही बात हुई। मान लीजिए इस साइड में कंडक्शन बैंड में कुछ, वैलेंस बैंड में कुछ होल्स हैं। होल्स कैसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे खाली रूम भी हैं, 1 2 3 खाली रूम है, और इधर पी साइड है या इधर एन साइड है। एन साइड में बहुत सारे वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, लेकिन कंडक्शन बैंड में पूरा खाली नहीं है। यहां पे एक दो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैठे हैं, ज्यादातर जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है। यहां पे वैलेंस बैंड में एक दो जगह खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है और यहां लोअर बैंड में खाली है, तो ये कूदा यहां, ये कूदा यहां। तो आप कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक अब सारा ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड खाली है और पूरा का पूरा वैलेंस बैंड भर गया। यहां पे जो एक दो जगह खाली थी उसको ऊपर वाले ने भर दिया, तो कोई ऐसा जगह आ गया जहां पे अब कंप्लीटली कंडक्शन बैंड भरा हुआ है और कंप्लीटली वैलेंस बैंड खाली है। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए और इधर पॉजिटिवली चार्ज रीजन बन गया। तो आप कहेंगे यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसी को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एन टाइप हायर पोटेंशियल हो जाएगा, पी टाइप लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इसमें ही एक करंट है जिसको हम ड्रिफ्ट करंट कहेंगे और डिफ्यूजन। ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ये डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप, तो तुम कहोगे करंट इफेक्टिवली किधर गया, अबे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में गए तो करंट राइट में गया, तो करंट किधर से किधर चल रहा, पी से एन की तरफ चल रहा है, उसको बोल रहे डिफ्यूजन करंट। अब मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे जो कंडक्शन वैलेंस बैंड बना है जो पूरा भरा हुआ है बीच के रीजन में, और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, ये डिप्लीशन लेयर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है लेफ्ट की तरफ। एन ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह है, ये नेगेटिव है, मतलब इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव है। इसके जो पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप का जो मटेरियल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। एल्यूमिनियम जो है नेगेटिव माइनस एल माइनस हो गया, और फास्फोरस जो है पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि फास्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे दिया है। तो यहां पे नेगेटिव हो गए हैं डोप्ड वाले मटेरियल, और यहां पर पॉजिटिव हो गए डोप वाले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल के किसी एनर्जी से ऊपर चला जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा और यहां पे एक होल बन गया, तो होल को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होंगे और होल को इस तरफ भेज देंगे, मतलब कि लेफ्ट में खिसका देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ये सारे नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा, तो ये बगल के रूम में बगल के रूम में खिसकता हुआ यहां पे इधर किसी रूम में घुस जाएगा। तो आप कहेंगे ये पूरा रीजन वापस खाली हो जाएगा। ये जो होल और इलेक्ट्रॉन खिसकाए थे, ये पॉजिटिव चार्ज इस होल को रिपेल कर देगा, और ये जो यहां का नेगेटिव चार्ज है होल को अट्रैक्ट कर लेगा, और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, और यहां का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। तो एक होल और इलेक्ट्रॉन यहां क्रिएट किया, तो वो खिसकता हुआ इस डिप्लीशन रीजन से बाहर आ जाएगा। तो आप कहेंगे यार इसमें तो होल चल रहा है लेफ्ट की तरफ और इलेक्ट्रॉन चल रहा है राइट की तरफ, तो करंट किधर है? तो पहली बात तो इस करंट का नाम ड्रिफ्ट करंट है, और ये करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो अंदर डिप्लीशन लेयर में बनी थी। अब ये डिप्लीशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एन टाइप से पी टाइप की साइड में बना है, लेकिन सर यहां तो पॉजिटिव लिखा है। अभी यही तो उल्टा है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और एन टाइप वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर ये ऐसे लेफ्ट में धक्का देगा तो इधर जो करंट फ्लो करेगा वो ड्रिफ्ट करंट है। लेकिन साहब ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन तो डिफ्यूजन करंट से उल्टा दिख रहा है। बिल्कुल सही, ये उल्टा ही है। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दो करंट है, मैंने आपको भेजा भी था। अब देखिए इसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉरवर्ड बायसिंग वो पढ़ लेते हैं।
थ्योरेटिकल बातें हैं, एक बार में सारी चीजें समझ में नहीं भी आ सकती, इसलिए आपको 2-3 बार थ्योरी पढ़नी है और 2-3 बार, मतलब 1-2 बार वीडियो को दोबारा दोबारा भी देखेंगे तो आपको सेंस बनने लगेगा, अगर ये सब चीजें नई हैं आपके लिए तो। और अगर पढ़ के आए हो तो आपको आई एम श्योर नॉर्मल लोगों से ज्यादा ही समझ में आ रहा होगा, कम नहीं आएगा। पी टाइप और एन टाइप दो सेमीकंडक्टर हमने ले लिए, यहां पे अपने आप एक डिप्लीशन लेयर बन गया। ये डिप्लीशन लेयर का एन टाइप वाली जगह पॉजिटिवली चार्ज है और पी टाइप वाली जगह नेगेटिवली चार्ज है। यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, हमने उसको पोटेंशियल बैरियर बोल दिया। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर एक दीवार की तरह है जो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है और ये कहती है भाई इधर से और भी होल्स हैं, इधर बहुत सारे होल्स हैं और इधर बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब इन होल्स के पास क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बीच में जो पोटेंशियल बैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज उसको वापस खींच लेगा, ये नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर देगा। ऐसे ये होल भी अगर इसमें घुसने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस रीजन में अब होल और इलेक्ट्रॉन घुस नहीं सकते, बीच में एक पहाड़ जैसा बन गया है। अब इधर होल लालच में देखते रहेंगे, समझ गए क्या? ये तो वैसा ही हो गया कि बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, बीच में दीवार है, क्या करोगे? तो दीवार को कूदना पड़ेगा, लेकिन इतनी एनर्जी किसी के पास है नहीं। तो ये जो बैटरी है, ये वही सीढ़ी है जो इधर के बॉयज हॉस्टल वालों को हम देंगे, जिससे वो क्रॉस करके दूसरे साइड जा पाए। तो ये पसंद है, ये पसंद है, ये जाना चाहते हैं लेकिन बीच में दीवार है, पोटेंशियल बैरियर बोल दिया। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी का, अगर ये बैटरी जो पोटेंशियल बैरियर वाली है, सर ये जो बैटरी हमने एक्सटर्नल लगाई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर के होल को पुश करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। आप समझ लो अगर बीच में 10 फुट की दीवार है और हमने इधर यहां बैटरी 1 फुट की सीढ़ी दे दी और बोला दीवार जंप करो, तो कैसे करोगे भाई? तुम कहोगे ना कि तो 1 फुट की बैटरी है, 10 फुट की दीवार है, हमको नहीं निकल पा रहे हैं, इसमें से नहीं जंप कर सकते हैं। तो तुमको क्या चाहिए? तुमको 10 फुट की अगर वो देंगे तो फिर तुम क्रॉस कर सकते हो, 11 फुट देंगे तो क्रॉस कर सकते हो। इसका मतलब है अगर ये बैटरी लगाओगे तो जैसे 1 फुट का आपने सीढ़ी लगा दी, तो तुम 1 फुट चढ़ोगे लेकिन 9 फुट का डिफरेंस अभी भी दिख रहा। मान लीजिए तुम्हारे हाइट के ऊपर, तुम्हारे हाइट से ऊपर 10 फुट की दीवार है, हमने कहा भाई 1 फुट तो हमने रख दी सीढ़ी, तो 1 फुट चढ़ गए, तो 9 फुट की दीवार अभी भी है। लेकिन आप कहेंगे कि जब एक्स्ट्रा बैटरी लगाएंगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसका इफेक्टिव थिकनेस डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि ये बैटरी का वोल्टेज इस पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट है, तो ये नेट वोल्टेज को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, या इधर से होल को पुश करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप में लगा तो इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल होल से पुश करेगा। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक घुसेंगे। तो डिप्लीशन लेयर वो लेयर था जिसमें कोई होल्स और इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अभी 2-4 होल्स इस लेयर में घुसेंगे और इलेक्ट्रॉन भी इधर से घुसेंगे क्योंकि उधर से धक्का लग रहा है, तो फिर डिप्लीशन लेयर थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप कहेंगे डिप्लीशन लेयर छोटा हो रहा है, इसका मतलब है बाहर से कोई उसको पुश कर रहा है। तो ये जो बैटरी है ये चाहती है करंट फ्लो कराना, लेकिन अगर हमने 10 फुट की दीवार को 1 फुट के सीढ़ी के साथ क्रॉस करना चाहेंगे तो कर पाएंगे नहीं, 2 फुट से कर पाएंगे नहीं। तो आपको इस पर्टिकुलर वोल्टेज से जो पोटेंशियल बैरियर में जनरेट हो रहा है उससे बड़ा बैटरी लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? तो ये करंट अपने आप पी से एन की तरफ फ्लो करेंगे। सर ये तो डिफ्यूजन करंट होता है जो पी से एन होता है। हाँ जी, तो फॉरवर्ड बायस में करंट कौन सा वाला है? डिफ्यूजन करंट है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर गायब हो जाएगी तभी ये करंट फ्लो करेगा। तो हमने बोला एज ये जो वोल्टेज V है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज V है, एक्सटर्नल वोल्टेज V इज इंक्रीज्ड, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज। और जैसे ही पोटेंशियल बैरियर 0 होगा तो V एक्सटर्नल ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम P to N, और ये बोल दिया फॉरवर्ड बायस्ड। फेसबुक नहीं लिखा, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है
वो कुछ 10-20 ओम के बराबर होता है, और मतलब छोटे रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा, और बैटरी लगाते ही इसमें करंट फ्लो करेगा। लेकिन बैटरी एक पर्टिकुलर वोल्टेज से, पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होनी चाहिए, और ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, उसमें किस तरह का डोपिंग है, उसके हिसाब से आता है। लेकिन पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू फॉर V इज इक्वल टू 0.3 फॉर जर्मेनियम और V इज इक्वल टू 0.7 फॉर सिलिकॉन। ये वो वोल्टेज है जिससे ज्यादा वोल्टेज लगाने पर ये बैटरी, ये जो पोटेंशियल, ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और करंट फ्लो कराने लगेगा। तो यहां पे पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू मैंने ऐसा दे दिया, तो आप कहेंगे अगर वोल्टेज का वैल्यू 0.3 से ज्यादा होगा इन जर्मेनियम, तो करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड बायस। इसका नाम ही फॉरवर्ड बायस कर दिया, और इसमें करंट चलेगा P से N, बार बार यही बोल रहे हैं। और V का वैल्यू, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज का वैल्यू 0.7 से ज्यादा हुआ किसमें, सिलिकॉन में, तो फिर करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट का वैल्यू बहुत स्मॉल रहेगा। बस ऐसी कहानी है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कराने के लिए हमको P टाइप्स को हायर पोटेंशियल पे और N टाइप को लोअर पोटेंशियल पे। चलो ये पढ़ लो एक बार, ये सारी कहानियां मैंने वैसे बता दी हैं आपको। एन एक्सटर्नल बैटरी अप्लाइड टू पॉजिटिव ऑन P टाइप, P साइड, एंड नेगेटिव टर्मिनल और N साइड। होल ऑन P साइड रिपेल्ड फ्रॉम पॉजिटिव बायस एंड इलेक्ट्रॉन ऑन N साइड आर रिपेल्ड फ्रॉम नेगेटिव बायस। तो होल्स चलेंगे P साइड से N साइड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे N साइड से P साइड की तरफ। तो करंट फ्लो करेगा P से N। तो majority charge carriers driven towards the junction, the result in reduction of depletion layer width and barrier potential. As the applied bias is steadily increased from 0 onwards, majority charge carrier attempts to cross the junction. ऐसे ही holes from P sides flow across the negative terminal on N side. The electrons from N side flow across the positive terminal P side. मतलब क्रॉस करके आगे आगे जाने लगेंगे। एक्सटर्नल बायस एक्सडस जंक्शन बैरियर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बैरियर जिसका वैल्यू हमने 0.3 और 0.7 बोला है, अगर उससे बड़ा एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे तो सर्किट में करंट तुरंत फ्लो करने लगेगा, और फिर जैसे जैसे बैटरी बढ़ाते जाओगे करंट का वैल्यू धनाधन इंक्रीज करता जाएगा। इस वोल्टेज को नी वोल्टेज भी बोलेंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। जैसे ही कोई गलत नेगेटिव या आलतू फालतू बात करता है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। बहुत सिंपल है तरीका, मेरे पास एक बटन है मेरे पास, उसमें दबाते ही बंदा ब्लॉक होता है। और जो भी टॉपिक चल रहा उससे रिलेटेड बात नहीं करोगे तो भी मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि अब 1-2 चैप्टर ही बचे हैं, मुझे किसी के गुड बुक्स में रहना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी जो सीरियस नहीं है, तो फालतू बात करोगे ब्लॉक कर देंगे ऐसे। Now a little increase in forward bias will cause steep rise in majority current, or the device simply behaves as low resistance path. बस सिंपल है। तो आइडियली जब चैप्टर में, जब किसी सवाल में ये दिया जाएगा तो दो हमारे पास ऑप्शंस होंगे। एक, जैसे मान लीजिए behaves as low resistance current, majority carrier से across the junction flow करेगा, potential barrier depletion lead is reduced। एक मिनट, अब यहां पे मैं आपको एक सिंपल चीज पूछता हूं। वैसे तो रिवर्स बायस भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। रिवर्स बायस भी पढ़ लेते हैं। रिवर्स बायस में बैटरी रिवर्स लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी कनेक्टेड है एन टाइप सेमीकंडक्टर से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पी साइड में। यानी किसी भी डायोड में
या पीएन जंक्शन डायोड जिसको बोलते हैं, उसमें एक साइड पी टाइप होता है और एक साइड एन टाइप होता है। तो पी टाइप और एन टाइप में से पी टाइप को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से और एन टाइप को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से। अब दोनों को उल्टा कनेक्ट कर देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ बनाएगा, लेकिन साहब यहां पे तो पहले से ही एक पोटेंशियल डिफरेंस था जिसको हम बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर बोलते थे। उसके साथ में अगर ये वाला एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया तो आप कहेंगे सर इसमें तो आप इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। या ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन को छोड़ के यहां पे इस टर्मिनल के पास इकट्ठे होने लगेंगे और यहां पे जो होल पूरे में फैले थे यानी डिप्लीशन लेयर के अलावा पूरे में फैले थे, उन सभी होल्स को ये नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो होल्स का कंसंट्रेशन टर्मिनल के पास में इकट्ठा होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या आपको ऐसा लगेगा यार यहां पे तो यहां तक अब कोई होल ही नहीं दिख रहा, यहां तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये सारे होल्स को अपनी तरफ। तो आप कहेंगे यार इसमें तो ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई होल और इलेक्ट्रॉन पहले केवल इस जगह नहीं होता था, आप पूरी जगह पे नहीं है, तो साहब ये तो करंट इतनी जगह पर डिप्लीशन लेयर बढ़ गया है। तो अगर आपने मान लीजिए डिप्लीशन लेयर को 0.3 वोल्ट बोला और यहां पे 1 वोल्ट का बैटरी लगा दिया तो 1.3 वोल्ट का ये रीजन बन जाएगा और उसका थिकनेस बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप थ्योरी पढ़ के आए हैं तो ये सब बातें आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी। थ्योरी पढ़ने से आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाया होगा, उस पिक्चर के साथ मैं अपनी पिक्चर मिलाऊंगा तो आपको मिले सुर मेरा तुम्हारा ऐसा। तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा और डिफ्यूजन करंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन अब यहां से होल यहां पहुंचना या इधर से इलेक्ट्रॉन का इधर पहुंचना इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल क्योंकि दीवार और बड़ी हो गई, सीढ़ी दे नहीं रहे, उल्टा और गड्ढा बना दे रहे हैं। तो आपने बोला यार ये दीवार जो थी वो और उसके ऊपर दीवार बना दी, तो फिर तो और जंप करना मुश्किल है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड विद पॉजिटिव ऐसे रिवर्स बायस या ऐड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। मेजॉरिटी कैरियर्स पी साइड पी तरफ चले जाएंगे, मतलब लेफ्ट में चले जाएंगे और एन साइड के एन वापस चले जाएंगे। दिस वाइडन्स द डिप्लीशन लेयर विड्थ एंड स्ट्रेंथन्स द बैरियर पोटेंशियल। Few electron holes are created due to thermal agitation as a result of small current flows through। देखो डिप्लीशन रीजन, इसमें इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ गया है, लेकिन मैंने बोला था कि डिप्लीशन रीजन में जैसे उधर के मतलब यहां पे पूरे बॉन्ड क्रिएटेड रहते हैं तो कभी ना कोई बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब यहां पे होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जुड़े हुए, होल्स और इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए, और यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहां पे खाली होल्स एक्स्ट्रा है, खाली रूम्स है, और यहां पे सब लोग होल और इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं। तो थर्मल एजिटेशन या रूम टेम्परेचर पे थोड़ी बहुत हीट पाके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर उड़ सकता है, किसमें चला जाए, कंडक्शन बैंड में। अगर चला जाएगा तो इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है और वैसे भी ये जगह पॉजिटिवली चार्ज थी, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस एन टाइप में और जो होल क्रिएट हुआ वो पी टाइप में निकल लेगा। मैंने आपको सिखाया था कि अगर बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो होल्स और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते, कोई बॉन्ड ही ब्रेक होता है, ज्यादा नहीं होते। तो बीच में तुमने बोला अरे सर देखो थोड़ा सा करंट फ्लो होते हुए दिख रहा है मुझे, आप तो कह रहे थे इसमें कोई होल और इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, मुझे तो लग रहा है कि बीच में एमीटर ने छोटी सी रीडिंग दी थी। तो मैं कहूंगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि डिप्लीशन लेयर में कोई बॉन्ड टूट गया हो। अगर कोई बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर करंट उल्टा, यानी पी से एन साइड की तरफ नहीं, एन से पी साइड, होल अपने होल्स वाले रीजन में वापस चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन वाले, यानी इलेक्ट्रॉन एन टाइप में चला गया, होल पी टाइप में चला गया। जब डिफ्यूजन करंट होता है तो पी से एन की तरफ करंट भागता है, इसमें बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ड्रिफ्ट करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सेपरेट होते हैं चार्ज तो ड्रिफ्ट करंट। आपको याद होगा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को चलाते थे, हम बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको याद होगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी लगाई थी तो बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्जेस को चलाना स्टार्ट किया था, हम उनको बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस करंट को भी बोलते थे ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आंधी में इलेक्ट्रॉन उड़ते हुए जाते हैं। यहां पर भी अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन ऐसे सेपरेट हुए तो एक आंधी चल रही है जो इलेक्ट्रॉन को इधर और होल को
होल को पी साइड में, इलेक्ट्रॉन को एन साइड में शिफ्ट कर देगी। तो हम बोलेंगे बीच में छोटा सा करंट दिख रहा है, उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन दिख ही गया तो उस करंट को ड्रिफ्ट करंट कहना है। तो आपको अगर कोई कहता होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए डिप्लीशन लेयर में, तो रिजल्टिंग करंट को क्या कहते हैं? फिर वो कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। वो तो बिना उसके भी बन सकता है, हाँ जी, बिना उसके भी बन सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर एक सेमीकंडक्टर खरीद के रख दिया आपने, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड खरीद के रख दिया, पी और एन जंक्शन को मिला के एक डायोड बना हुआ, वो रखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर रखे रखे क्या ड्रिफ्ट करंट नहीं बन रहा होगा? बीच बीच में बॉन्ड टूटते हैं, हाँ बीच बीच में बॉन्ड टूटते हैं तो ड्रिफ्ट करंट बनता है। डिप्लीशन लेयर मोमेंटरली छोटा होता है, फिर उधर से कोई इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल जाते हैं, मिलते ही फिर से, मतलब ये डायनेमिकली इक्विलिब्रियम में रहते हैं। थोड़ा एक दो बॉन्ड टूटते रहेंगे, एक दो होल इलेक्ट्रॉन के साथ मिलते रहेंगे। तो आप कहेंगे यार सर नेट करंट जीरो आ रहा है, एक सेमीकंडक्टर रखा है, उससे मैंने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, हम कह रहे बल्ब तो चमक ही नहीं रहा, सर करंट तो फ्लो कर रहा नहीं। दोनों करंट अपोजिट में है और वो डायनामिकली आपस में ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होता है और वो डिफ्यूजन करंट भी। इस रिवर्स बाइसिंग में डिफ्यूजन करंट नहीं फ्लो हो सकता, क्योंकि होल का यहां से वहां पहुंचना या इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां पहुंचना इज नियरली इंपॉसिबल, क्योंकि बीच में इतना बड़ा पोटेंशियल बैरियर लगा है। लेकिन अगर बीच के रास्ते में कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं तो फिर ड्रिफ्ट करंट बन सकता है। तो ड्रिफ्ट करंट इसमें मोमेंटरली फ्लो करेगा, वो भी रिवर्स बायस में। करंट एन साइड से पी साइड की तरफ, एन टाइप से पी टाइप की तरफ करंट फ्लो करेगा, इसको हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट करंट। बट ये ड्रिफ्ट करंट का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। मतलब तुमको रीडिंग में भी नहीं दिखेगा, अगर आपने नॉर्मल एमीटर लगा दिया रीडिंग में भी नहीं लेगा। एज ए रिजल्ट स्मॉल करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको ड्रिफ्ट करंट, इसमें यहां पे रिवर्स सैचुरेशन करंट करें। ये देखो माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम एंड नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन। माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर इतने कम है कि हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा करंट है। तुम इसको मुंह में रख लोगे तो भी तुमको कोई झटका नहीं लगेगा, समझ गए क्या? बिहेव्स एज हाई इंपीडेंस एलिमेंट, ऐसा लगेगा कि ये रिवर्स बायस, आपको खेल समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड बायस में एक स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और दनादन डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है पी से एन साइड में, और ये करंट आसानी से फ्लो कराता है। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं कराता है, रिवर्स बायस में करंट को रोक देगा या करंट का वैल्यू माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में पहुंचा देगा। तो ये उल्टे साइड में करंट को ब्लॉक करेगा, हम कहेंगे इंसुलेटर। और फॉरवर्ड में कंडक्टर या स्मॉल रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर। अरे भाई दिखता ही होगा गैल्वेनोमीटर में, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। कोई हमको छू के थोड़ी ना पता चलता करंट, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट तो करता ही है। रिवर्स बायस में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन इतना कम आएगा कि आपकी नॉर्मल लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। Further rise in reverse bias causes the collapse of junction barrier called breakdown। जब अभी कुछ बच्चे यही लिख रहे हैं, विच इज वेरी गुड, वो पढ़ के आए हैं या उनको पहले से आइडिया है, वो लोग कह रहे हैं कि सर अगर वोल्टेज बढ़ाते ही जाएं तो फिर एक ऐसा लिमिट जरूर आता है जिसमें धुआंधार करंट फ्लो करेगा, और जब बहुत जबरदस्त करंट फ्लो करेगा, बहुत ही सारा करंट फ्लो करेगा, तब हम कहेंगे अब ये ब्रेक डाउन हो चुका है। क्या ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ना, ये ब्रेक डाउन में चला गया। ब्रेक डाउन किसको कह रहे हैं? टूट जाना। जैसे तुमने बोला यार सर डिप्लीशन रीजन इतना बड़ा है, इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन कर दिया मैंने कि ये जो बिना डिप्लीशन रीजन की जगह है, जिसमें बहुत सारे होल्स हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से ये जगह बिल्कुल जरा सी रह गई है, और यहां पे नेगेटिव टर्मिनल और यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और ऐसे खींचते जा रहा, पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, सारे इलेक्ट्रॉन यहां बैठ गए, और नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, सारे होल इधर आ गए। बीच की सारी जगह पर होल और इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर बन बन के ये पूरी जगह डिप्लीशन रीजन है।
लेकिन हमने कहा यार ये बताओ कि यहां पे जब हम पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ाते जा रहे हैं और यहां पे नेगेटिव टर्मिनल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इन होल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। आप कहेंगे बिल्कुल करेगा, ये बॉन्ड में जरूर बने हुए, लेकिन ये होल्स इस तरफ अट्रैक्टेड है, ये होल इस तरफ अट्रैक्टेड है, और ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो समझ लीजिए ये इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगा दिया कि अंदर बैठे होल को पॉजिटिव चार्ज ने खींच लिया अपनी तरफ। सोचो अंदर कमरे में सब लोग एक एक कमरे में रहते हैं, और ऊपर एक साइड नेगेटिव टर्मिनल लगा और दूसरे साइड पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन होल अपने अपने रूम में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो एक साइड लगा हुआ है वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो तुमने कहा यार इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन ने डिसाइड किया कि अब मैं होल को छोड़ के अपने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहता हूं। तो जिस फोर्स से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा होगा। तो अगर एक टूटा तो टप 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 जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इनके बीच में स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। ये कहेंगे अरे यार एक कान खींच रहा, एक ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं होल की तरफ, समझ रहे हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट तोड़ने के लिए ऐसे। और जैसे ही ये खींच के टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जिस ताकत से बॉन्ड टूटेगा उसी ताकत से सारे के सारे टूटेंगे। तो टप 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 पूरा तड़ 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 टूटता चला जाएगा। इसमें भी दो तरह की बातें हो सकती हैं। टूटने वाला इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन टूटा और वो उड़ते हुए जब दूसरे की तरफ जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन एक निकल के जा रहा है, बीच में एक और बॉन्ड मिल गया, उससे टक्कर मार दिया, तो एक टूटा था, अब दो इलेक्ट्रॉन टूट गए, और दो इलेक्ट्रॉन चलते हुए जा रहे और रास्ते में दो और बॉन्ड मिल गए, उनसे भी टक्कर मार दिया, तो दो और बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए। चार जब आगे जाएंगे तो चार से और टक्कर मारेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। मतलब कहने का है कि एक बार बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर एक बिल्कुल एवेलांच या डोमिनो इफेक्ट की तरह तर 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 टूटता चला जाएगा, ढबाक। आप कहेंगे भयंकर करंट अचानक इसमें फ्लो होने लग रहा है। भयंकर करंट क्यों? क्योंकि टूटते ही जा रहे, टूटते ही जा रहे। अब इधर से जैसे ही टूटेंगे वैसे कुछ ना कुछ बॉन्ड बनने भी लगेगा। तो आप कहेंगे ये नेगेटिव टर्मिनल सारे के सारे होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, और बैटरी से इधर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो बैटरी खटाखट 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 करंट फ्लो करने लगेगा। आप कहेंगे रिवर्स बायस में भी सर स्ट्रॉन्ग करंट हो सकता है। अभी आप कह रहे थे कि करंट बहुत ही कम फ्लो होता है, लेकिन ये बड़ा ही ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। इसको ही हम बोल रहे हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हमारे फायदे की चीज है, हम इसको ब्रेक डाउन अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। दिस कॉजेस सडन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ कैरियर चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, कॉजेस अब्रप्ट इंक्रीज इन करंट। अब्रप्ट इंक्रीज इन करंट। सामने जो आपको पिक्चर दिख रही है वो एक, मैं थोड़ा सा का कम कर रहा हूं, क्या कहते हैं, क्या कम कर रहे हैं, लाइट चमक। एक मिनट, स्क्रीन को थोड़ा सा डार्क करता हूं। हाँ, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये फॉरवर्ड बायस है। आप थोड़ा बैटरी पे ध्यान देना। इस डायग्राम में इस बैटरी के नंबर पे ध्यान देना जो यहां लिखी हुई है। ये जो नंबर लिख रहा ना 0.75 लिखा हुआ है, आपने थोड़ा सा फोटो डार्क कर दिया। इसका अलग अलग नंबर अभी आपको दिखेगा। जैसे ये नंबर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उससे ये पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू भी, मतलब ये जो पोटेंशियल बैरियर है अभी ये फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में 0.3 से ज्यादा लगा रखा है, सॉरी 0.7 से ज्यादा लगा रखा है, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये रेड निशान से बनी हुई है, ये थिकनेस 0 हो चुकी है, क्योंकि हमने बोला कि सिलिकॉन में 0.7 होता है पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने का। तो 0.75 आपको ये नंबर दिख रहा होगा, तो ये पोटेंशियल बैरियर का जो लाइन है ये पतला हो चुका है, गायब हो चुका है बैरियर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन ये जो ऊपर ऊपर जो दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो आराम से फ्लो करते हुए कंडक्शन बैंड में, और होल्स आराम से फ्लो करते हुए वैलेंस बैंड में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। आप इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखते चलना। नीचे जो है वो वैलेंस बैंड है और इसमें होल्स हैं, और ऊपर जो है
वो कंडक्शन बैंड है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाले पोटेंशियल बैरियर वाले लाइन को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, और यहां से होल्स भी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके पीछे नीचे से फ्लो कर रहे हैं। तो करंट दो तरीके से फ्लो कर रही है, होल्स भी करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी करंट फ्लो कर रहा है। बस इलेक्ट्रॉन चल रहा है एन टाइप से पी टाइप की तरफ, यहां पी टाइप लिख देता हूं, यहां पे एन टाइप लिख देता हूं, और ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस में ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज ऐसे लिख दिया। तो ध्यान से देखना, आपको ये चलता हुआ दिखेगा। देखिए नंबर पे ध्यान देना, ये नेगेटिव नंबर अभी चल रहा है, अब नंबर पॉजिटिव कर रहे, देखो कम करते जा रहे हैं। अब नंबर पॉजिटिव कर दिया 0.25, और नंबर बढ़ा दिया 0.75 तक। देखो इलेक्ट्रॉन और होल तड़ातड़ अब आसानी से फ्लो होते जा रहे हैं। ये नेगेटिव नंबर वाला ग्राफ है, होल अपनी साइड है, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड है, बीच में थिकनेस बढ़ गई है। अब ये थिकनेस कम होती जा रही, कम होती जा रही है, ये फॉरवर्ड बायसिंग चालू हो गई, और नंबर कम कर दिया तो करंट बढ़ता जा रहा है। फिर से देखते चलो, ये 2-3 बार इस पिक्चर को चलते हुए देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी 0 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन और होल नहीं चल पा रहे, फिर हमने नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा दिया, देखो बीच में वोल्टेज बढ़ाने से, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर बढ़ गया था। अब पॉजिटिव वोल्टेज में ला रहे, डिप्लीशन लेयर पतला होता गया, अब डिप्लीशन लेयर पूरा गायब हो गया, पूरा गायब हो गया, करंट आराम से फ्लो कर रहा है। ये डिप्लीशन लेयर बड़ा होता जा रहा है, नेगेटिव वोल्टेज लगाया बड़ा होता जा रहा है, अभी 0 वोल्ट, फिर पॉजिटिव वोल्ट लगाया, डिप्लीशन लेयर छोटा हो गया, 1 2 4 चार्ज फ्लो करने लगे, और बढ़ाते गए, करंट फ्लो आराम से होता जा रहा है। चलिए ये ग्राफ और देख लो, हालांकि ये ग्राफ एक्सप्लेन किया जा चुका है, मतलब कहानी एक्सप्लेन्ड है, ग्राफ समझ लीजिए। यहां पे है फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज और करंट का ग्राफ, और यहां पे रिवर्स बायस का, करंट इधर है, वोल्टेज इधर है। तो वोल्टेज इंक्रीज करने से फॉरवर्ड बायस में पहले करंट का वैल्यू बिल्कुल 0 ऑलमोस्ट 0 चल रहा है, और यहां पे 0.6 वाले वैल्यूज को, सिलिकॉन के लिए कर रहे होंगे, 0.6 वाले वैल्यू को क्रॉस करने के बाद जैसे ही 0.7 पे पहुंच रहे हैं, वैसे ही करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और यहां पे एक ऐसा वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, जिसको क्रॉस करते ही करंट सडनली इंक्रीज कर रहा है। ये इतना वर्टिकल ग्राफ नहीं होता, ये ऐसे चल के और फिर ऐसे चलता है। यहां पे जो वैल्यू है, जिसको हम 0.7 वोल्ट कह रहे थे, इसको किसी किसी बुक में नी वोल्टेज भी कहते हैं, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज में ये वैल्यू एक्टिव हो जाता है, यानी कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो एक्टिव हो गया, एक्टिवेशन वोल्टेज हो गया ये। तो अगर वोल्टेज एक्सटर्नल का वैल्यू नी वोल्टेज के वैल्यू से बड़ा है तो करंट फ्लो करेगा इन फॉरवर्ड बायस। इस करंट को डिफ्यूजन करंट ही बोलना, और इसका वैल्यू P से N की तरफ होता है। दूसरा, जब हमने रिवर्स बायस में करंट किया, तो रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर का दिया हुआ है वैल्यू, और यहां पे दिया हुआ है मिली एम्पियर। तो आगे करंट और पीछे करंट बोल रहे, पीछे करंट भी तो सर बहुत कम है, ये बहुत कम और ये बहुत कम में बहुत का डिफरेंस है, ये 1000 टाइम्स उससे भी कम है। तो यहां पे थिकनेस जरा सी दिख रही है और यहां पे बिल्कुल थिकनेस नहीं दिख रही, तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये थिकनेस नेग्लिजिबल जो दिख भी रही है, वो थिकनेस उस वाले छोटे वैल्यू से भी 1000 टाइम्स कम है। इसलिए दिस साइड करंट इज ऑलमोस्ट 0 फॉर ऑल वैल्यूज। तो यहां पे हम लोग अगर बढ़ाते जा रहे तो ब्रेक डाउन होने तक करंट का वैल्यू 0 रहेगा, और ब्रेक डाउन पे सडनली करंट फ्लो करेगा। तो आप देखिए यहां पे एक बहुत ही अजीब सी बात आपको दिखेगी
कि रिवर्स बायस करते समय करंट 0 था और ऐसे हो गया सडनली, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज लाने पर करंट का वैल्यू सडनली बढ़ता है। यानी मान लो मैं बोलता हूं ब्रेक डाउन में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज से आगे ये ग्राफ जा ही नहीं रहा। 2 एम्पियर करंट के लिए भी वोल्टेज का वैल्यू VBR है और 3 के लिए भी VBR है। इसका मतलब है ब्रेक डाउन होने पर कितना करंट फ्लो कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रेक डाउन वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज इंक्रीज, ब्रेक डाउन से ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर पा रहे। देखो ग्राफ एकदम वर्टिकल हो गया, तो तुमने कहा यार मैंने ऐसा देखा कि ब्रेक डाउन हो चुका था और 5 एम्पियर करंट है, तो बताओ कितना वोल्टेज है। आप कहेंगे ब्रेक डाउन के लिए वोल्टेज मान लो 25 वोल्ट चाहिए, मतलब एक सेमीकंडक्टर 25 वोल्ट पे ब्रेक डाउन में जा रहा है, तो 25 वोल्ट का बैटरी लगाया तो 25 वोल्ट उसको मिलेगा। अगर 30 वोल्ट का बैटरी लगाया तो भी ब्रेक डाउन के लिए उसको 25 ही मिलेगा। अगर 50 वोल्ट का बैटरी लगा दिया तो भी ब्रेक डाउन के समय सेमीकंडक्टर को 25 वोल्ट, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगा उससे ज्यादा या कम करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन ब्रेक डाउन पे जितना वोल्टेज खर्च होना वो उसको ही मिलेगा जो सेमीकंडक्टर का है। चलिए एक दो सवाल करते हैं, आपको खेल समझ में आ गया है, और फिर डायोड के 4 एग्जाम्पल हैं उसको भी देख लेंगे। आज हमारा कार्यक्रम इतना ही हो पाएगा लग रहा है। आज पीएन जंक्शन डायोड के सवाल हैं, ट्रांजिस्टर कल करेंगे और हमारा बूलियन अलजेब्रा परसों करेंगे। मुझे लग रहा था 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो चलते हैं, इसको अच्छे से समझ के ही करते। तो द करंट आई थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन बिलो इज। तो बताइए यहां पे 2 वोल्ट का बैटरी लगाया तो क्या यह ब्रेक डाउन होगा? नहीं, क्योंकि 2 वोल्ट एक छोटा वोल्ट है, हमको 25-30 वोल्ट चाहिए ब्रेक डाउन के लिए, तो यह रिवर्स बायस है, इसमें करंट 0 रहेगा। तो जो भी 2 वोल्ट का बैटरी लगाया वो ऊपर वाले रास्ते से ही सर्किट कंप्लीट करेगा। तो अगर यहां का करंट आई ऊपर वाले रास्ते आई से होता हुआ वापस आए तो ये दोनों सीरीज है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 25। हम लोग D1, ये जो सेमीकंडक्टर D1 दिया है ये फॉरवर्ड बायस में है, और ये वाला सेमीकंडक्टर डायोड रिवर्स बायस में है। डायोड का अपना टाइप नहीं दिया, ये नहीं दिया ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। सिलिकॉन या जर्मेनियम जब कुछ नहीं गिवन होता है तो आपको कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसको नहीं देना, तो ये आइडियल सेमीकंडक्टर डायोड है। फिर से देखो, ये डायोड होता है सर्किट का, जैसे आपने देखा होगा ये रेजिस्टेंस होता है, ये बैटरी होता है, वैसे ही सर्किट में डायोड दिखाने के लिए ऐसा फोटो बना रहेगा। अगर इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव टर्मिनल बना, ये पी टाइप है और ये एन टाइप का एंड है, जिसमें डंडी बनी वो एन टाइप, तो करंट का फॉरवर्ड बायस ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। और अगर उसका उल्टा दिख रहा है तो रिवर्स बायस हो गया, यहां पे नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, या फिर उल्टा पोटेंशियल डिफरेंस लगा, तो यहां पे नेगेटिव लगा है डंडी की तरफ और पॉजिटिव लगा इसमें उल्टा लगा है, ये रिवर्स बायस का फोटो है। दूसरा, अगर कोई भी सेमीकंडक्टर का नाम या इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इफ नो info about diode is given, assume diode to be ideal। आइडियल का मतलब उसका एक्टिव होने का, यानी नी वोल्टेज 0 ले लो। वैसे तो नी वोल्टेज के बराबर वोल्टेज खर्च होता है तभी, जैसे अगर इसका नी वोल्टेज 0.7 होता तो 2 वोल्ट में से 0.7 तो इसको एक्टिव करने के लिए चला जाता, तो बाकी दोनों को करंट फ्लो कराने के लिए हमको 1.3 वोल्ट मिलता। लेकिन अभी क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। इसका नी वोल्टेज 0 मान लेंगे और रेजिस्टेंस ऑफ डायोड भी 0 मान लेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड भी 0 मानना, यानी आइडियल डायोड मानना है। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसको कोई वोल्टेज नहीं चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 10 और 15 टोटल हो गया 25, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 25 ओम, और वोल्टेज का वैल्यू है 2 वोल्ट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दिया 25, तो करंट का वैल्यू आ गया 2। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं,
तो 8/100 यानी 80 मिली एम्पियर। 80 मिली एम्पियर करंट का वैल्यू है इस सवाल में। टेन ओम रेजिस्टेंस का करंट पूछा था, 80 मिली एम्पियर। देखिए ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी सवाल में जर्मेनियम और सिलिकॉन का वोल्टेज यूज ही नहीं करना होगा, लेकिन वहां पे लिखा रहेगा, अगर लिखा है कि सिलिकॉन का डायोड है तो ये हमेशा सोचना कि ये ऐसा बोला क्यों इन्होंने कि सिलिकॉन का डायोड है, तो फिर आपको 0.7 लेना पड़ेगा, घर से याद करके जाना। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, अगर डायोड ये जो यूज कर रहे हैं इसका नाम दिया हुआ है तो 0.3 या 0.7 दो नंबर याद करके जाने एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चन में मेंशन रहते हैं। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 99% चांस होगा कि इसका नी वोल्टेज या एक्टिवेशन वोल्टेज दिया रहेगा आपको कि ये डाइपोल से डायोड कब एक्टिव हो रहा है, वो वोल्टेज गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो आइडियल लेना, और सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम भी नहीं लिखा है तो भी आइडियल लेना है, ठीक है। वरना हमें क्या पता चलेगा इसको 0.5 देना है या 0.3 देना है, 0.7, सारे अलग अलग हो सकते हैं भाई, बहुत हजारों तरह के सेमीकंडक्टर है, ऐसा थोड़ी एक ही है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अरे मैंने यार 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, थोड़ा लगा लो ना दिमाग यार। ज़ीनर डायोड बहुत ही जबरदस्त है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो इसमें जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो याद रखना है, हेवीली डोप्ड है, इसका डिप्लीशन लेयर बिल्कुल छोटा पतला होता है, हेवीली डोप्ड है। इतना ज्यादा कंसंट्रेशन से इसको डोपिंग किया है कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन बड़े सारे हैं, तो जैसे ही तुम इनको मिलाते हो तो बहुत सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी रीजन में ही जाके समा जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में बनती है। यानी कि जो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो डोपिंग के हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब सोचो कि डिप्लीशन लेयर इसका पहले से ही बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है या स्ट्रांग पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, वो पहले से ही जबरदस्त पोटेंशियल बैरियर बना चुका है। अगर उसमें पहले से ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम एक पोटेंशियल बैरियर बनाए, देखो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बैरियर बन गया क्योंकि बहुत सारे होल्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, खटाखट होल्स और इलेक्ट्रॉन बीच में मिल गए, तो बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन में मिल गए, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पहले से ही बन गई है, बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर मैंने इसके पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो गई। अब इसमें अगर एक बॉन्ड भी टूट जाए तो थर सारे बॉन्ड टूटेंगे और धनाक से करंट फ्लो करेगा। हैवीली डोप्ड करने का मतलब है ये आसानी से टूटेगा क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से ही ये खींच रहे हैं, पहले से ही खींच रहे हैं। चलिए, हैवीली डोप्ड डायोड थिन डिप्लीशन रीजन, क्योंकि पतली जगह में ही बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। ब्रेक डाउन इन ज़ीनर डायोड, करना क्या है कि ज़ीनर डायोड यूज करने का तरीका है ब्रेक डाउन यूज करना। हैवीली डोप्ड डायोड फील्ड इंटेंसिटी इज मोर एट जंक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज सेटअप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब जब थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि तड़ाक से बॉन्ड तोड़ के रख देगा, तो बीच में जैसे ही बॉन्ड टूटते हैं वैसे ही स्ट्रॉन्ग ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। स्ट्रॉन्ग ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है तो आप बोलते हैं ये तो ब्रेक डाउन हो गया, अचानक करंट इसमें धनाधन फ्लो करना है, तो यही हमने बोल दिया। अब इसका काम क्या है? काम है वोल्टेज रेगुलेटर, उसको समझना, इसको पढ़ लो एक बार, इसको लिखना नहीं है, सीधा ब्रेक डाउन कर दो। ये विल बी यूज्ड इन रिवर्स बायस। देखना जरा, मैंने अभी आपको सिखाया था कि रिवर्स बायस में अगर वोल्टेज बढ़ाएं तो एक वोल्टेज पहुंचने पर वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। देखो ध्यान से, ये हमारी सप्लाई है और इस सप्लाई के ऊपर मैंने एक ज़ीनर डायोड लगाया। ज़ीनर डायोड नॉर्मल डायोड के सर्किट डायग्राम से कैसा अलग दिखेगा? ऐसा थोड़ा डिजाइन बना रहेगा भाई, डिजाइन बना दिया ऐसे,
जेड जैसा, उल्टा जेड, ऐसे जेड डिजाइन बना दिया, तो ये जीनर डायोड का डिजाइन हो गया। आप थोड़ा पहचान लेना इस डिजाइन को, ठीक है। अब समझना, तुम्हारे घर में मान लीजिए ऐसा, तुमने ऐसे गांव में रहते हो जहां पे ट्रांसफार्मर अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया है। अब गंदी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर फ्लक्चुएटिंग लाइट भेजते हैं, यानी कि उसका वोल्टेज ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी कभी हमने देखा है हमारे घर में जो बल्ब चमकता है ऐसे टुप 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 करने लगता है, यानी कि कम ज्यादा होने लगता है। हम कहते हैं अरे वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ऐसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन के समय पर मान लीजिए आपने अपना पसंदीदा कोई अप्लायंस उसमें बिजली में लगा रखा है और आप डर रहे हैं कि कहीं वो जो मशीन है आपकी खराब ना हो जाए। मान लीजिए आप PS5 में गेम खेल रहे हैं और वो PS5 इलेक्ट्रिकल सप्लाई में है और उसका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपको डर लगेगा, लेकिन उससे बचने का, डर से बचने का तरीका क्या है? जीनर डायोड लगा दो। तो हमने क्या किया, एक वोल्टेज सप्लाई लिया और उसको जीनर डायोड से ऐसे कनेक्ट कर दिया। जीनर डायोड इस फोटो में दिख रहा है, और यहां पे जीनर डायोड के पैरेलल में मैंने अपना वो सर्किट लगा दिया जिस सर्किट को मुझे आउटपुट चाहिए। जैसे ये हमारा PS5 है और ये जीनर डायोड है। जीनर डायोड एक रिवर्स बायस में जाए, मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, रिवर्स बायस में जाए, तो इसके और इसके ऊपर जो ब्रेक डाउन होता है वो ब्रेक डाउन से वोल्टेज फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये जीनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज 25 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे 100 वोल्ट लगाऊं और 100 वोल्ट में इसको 25 वोल्ट मिले, तो इसके पैरेलल जो भी लगाऊंगा उसको 25 वोल्ट ही मिलेगा। फिर से कोशिश करता हूं, अगर मैं यहां, इस पे 75 वोल्ट आएगा, अगर मैंने यहां 200 वोल्ट लगा दिया तो जीनर डायोड ब्रेक डाउन में चला गया, तो इसको 25 मिलेगा, तो इसको 175 मिलेगा। तो 100 से 200 करने में जीनर डायोड को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस तुम्हारा जो वोल्टेज अप्लाई है वो ब्रेक डाउन से ज्यादा होगा। तो जीनर डायोड एक बार ब्रेक डाउन में चला गया, तो जो इसको मिला वो इसका, और बाकी किसका? बाकी इसका। तो जीनर डायोड एक फिक्स वोल्टेज पे ब्रेक डाउन में आ जाएगा, और ब्रेक डाउन जब तक रहेगा जब तक उसका वोल्टेज फिक्स ही रहेगा। तो आपने बोला हम बाहर से रजिस्टर इस वोल्टेज को बदल रहे हैं, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 50,000, 60,000, कुछ भी करते रहो, ये जो रेजिस्टेंस है इस पे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इसका करंट कम ज्यादा होगा, लेकिन इसका वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता। और ये वोल्टेज इसके पैरेलल लगाए तो PS5 पे करंट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वोल्टेज पैरेलल में लगा दिया। तो जीनर डायोड अगर ब्रेक डाउन में चला गया, देखिए यहां से करंट आ रहा है, ये अपोजिट हो गया, ये फॉरवर्ड बायस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, रिवर्स बायस चला गया। रिवर्स बायस में जाते ही अगर ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे चला गया, ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज लगाया, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलेगा। तो ये जो लोड है रेजिस्टेंस आर, ये फिक्स वोल्टेज का हो गया, रेगुलेटेड वोल्टेज हो गया। तो जो VZ का वैल्यू है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हो गया और वो फिक्स हो गया। सर जीनर डायोड तो फिक्स कर दे रहा है वोल्टेज को, इसका मतलब है ये तो रेगुलेटर हो गया। बिल्कुल। सवाल करते हैं, एक दो क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया मजेदार सवाल है, इसके ही सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस, इसी का सवाल सबसे ज्यादा आएगा। ध्यान से देखना, 20 वोल्ट है और यहां 12 वोल्ट लिखा है, 12 वोल्ट, और ये जीनर का डिजाइन भी बना हुआ है, तो 12 वोल्ट ये बता रहा है कि ये 12 वोल्ट पे ब्रेक डाउन पे जाएगा, और हमने कितना वोल्ट लगा रखा? 20 वोल्ट। तो 20 में से अगर 12 वोल्ट इसको दे दे तो इसको कितना वोल्ट मिलेगा? इसको 8 वोल्ट मिलेगा। कैसे पता चला? अबे 20 वोल्ट है, क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज 0 करोगे तो 12 इसका, 8 इसका, तो 8 इसका, तो इसमें कितना करंट जाएगा? तो 8 वोल्ट अपॉन 1 किलो एम्पियर करेंगे तो 8 किलो ओम करेंगे तो 8 मिली एम्पियर करंट यहां से चलेगा, यहां पे डिवाइड हुआ। फिर जो 12 वोल्ट है इसको देंगे तो ये 2 मिली एम्पियर, नहीं 12 से डिवाइड किया तो 6 मिली एम्पियर करंट इसमें जाएगा। तो आप कहेंगे यार इधर से 8 मिली एम्पियर आया और इधर इस रास्ते में 6 गया, तो इस रास्ते में कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 2 मिली एम्पियर। आपको सर्किट में करंट फ्लो का समझ में आया? फिर से सुन लो,
जो जीनर डायोड है उससे उसके ब्रेक डाउन वोल्टेज से बड़ा वोल्टेज का बैटरी लगा है सर्किट में, तो हो सकता है जीनर डायोड को ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिल जाए। तो पहला स्टेप में आप जो भी बैटरी लगाए हो उससे ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर का वोल्टेज जीनर डायोड को दे दो। अब जीनर डायोड 12 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो बाकी 8 वोल्ट कहां है? 8 वोल्ट इसको मिल गया। अगर इसके रेजिस्टेंस में 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पे कितना करंट जाएगा? तो आप कहेंगे 8/1 कर दिया, करंट गया 8 मिली एंपियर। 8 मिली एंपियर करंट यहां पे पहुंचा तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, और जीनर डायोड में जो डायोड का वोल्टेज है वही उसके पैरेलल वालों को वोल्टेज मिलेगा। तो ये 12 वोल्ट अगर इसको मिलेगा तो इसमें 6 मिली एंपियर करंट जाएगा। तो 8 इधर से आया, 6 इधर से गया, तो 1 इधर से, सॉरी 2 इधर से चला जाएगा। अब इसका दूसरा मतलब दूसरा सोचो, अगर मैं यहां पे 20 की जगह 21 वोल्ट कर दूं, 21 वोल्ट, तो 21 वोल्ट में से इस डायोड को कितना मिलेगा? 21 में से 12 इसको मिलेगा, तो बाकी किसको मिलेगा? बाकी 9 इसको मिलेगा। तो इधर से कितना करंट एंटर करेगा? 9 मिली एंपियर। 9 मिली एंपियर यहां पहुंचेगा तो ये 12 वोल्ट इस रेजिस्टेंस को 12 वोल्ट ही देगा। 12 वोल्ट में अगर 6 किलो ओम है, 2 किलो ओम है, तो यहां पे 6 मिली एंपियर करंट जाएगा। अब आप सोचो, सर यहां वोल्टेज बढ़ाते हैं तो सर्किट में इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट सर्किट में करंट इंक्रीज और वोल्टेज चेंज नहीं आ रहा। देखो, ये अगर 12 वोल्ट है और इसका करंट 6 मिली एंपियर है, तो इसको क्या फर्क पड़ा? 20 से 21 हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 21 से 22 कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर यहां से एक्स्ट्रा करंट जाएगा, वो कहां से जाएगा? वो यहां से जाएगा। लेकिन सर इसमें ज्यादा करंट जाएगा तो इसमें करंट वोल्टेज नहीं बदलेगा। यही तो खेल हम समझ गए थे कि रिवर्स बायस में करंट का वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 एंपियर, 2 एंपियर, 1 मिली एंपियर, 15 मिली एंपियर, 10 मिली एंपियर, वोल्टेज का वैल्यू VBR ही रहता है। यानी ये 12 वोल्ट पे वोल्टेज ये अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये 12 वोल्ट ही रहेगा, इसको 12 वोल्ट ही मिलेगा, और जो रिमेनिंग है वो इसको मिलता रहेगा। तो आप कहेंगे यार ज्यादा, और 50 वोल्ट का बैटरी लगा दे, तो 12 एंड 38, तो 38 से तो इसमें बहुत ज्यादा करंट जाएगा, तो ये करंट ज्यादा इसमें नहीं जाएगा, इसमें करंट चेंज नहीं होगा, और इसका वोल्टेज इसको मिलेगा, इसमें वोल्टेज भी चेंज। तो ये जो हमारा आउटपुट वाला रेजिस्टेंस होता है उसका वोल्टेज आउटपुट भी कांस्टेंट हो जाता है और करंट वाला भी कांस्टेंट हो जाता है। अब ये फिक्स हो गया, 2 मिली एंपियर हमारा आंसर है इस सवाल में। तो आपको रिमेनिंग करंट इधर से निकालना है यार, वो तो सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है। एक और सवाल देख लेते हैं, चलो अभी और आगे आ जाएंगे क्वेश्चन। एक और देखें क्या? चलिए एक और कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कर लो। हाँ, नहीं आपका ये सवाल हो सकता है सर हमको कैसे पता कि जीनर डायोड को वो मिलेगा ही। देखो आप फिर से समझो, अगर मैं यहां पे बैटरी लगाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है, सही कह रहे हो, देखो ऐसे भी हो सकता है। आपका सवाल सही है सर, ऐसे भी तो हो सकता है कि हमने जो जीनर डायोड लगाया, ऐसा भी तो हो सकता है हमने मान लो 10 वोल्ट का बैटरी लगाया और जीनर डायोड 12 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का है और हमने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया। तो क्वेश्चन पूछा अब बताओ क्या होगा। अब तो ये रिवर्स बायस में है, तो इसमें करंट जीरो हो जाएगा, इसमें करंट जीरो हो जाएगा, तो इसमें से करंट होता हुआ इसमें से ही जाएगा। इसका मतलब है अगर तुमने 12 वोल्ट से कम का वोल्टेज इसको मिल रहा है तो आप ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ले लो। मान लो ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, नहीं इसको लिख लेते हैं 2 ओम। तो अभी मैंने करंट बनाया, यहां से करंट 10 वोल्ट का बैटरी लगाया,
यहां से 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। 5 ओम के हिसाब से हमने सॉल्व किया तो वोल्टेज ऑफ 3 ओम आ गया 6 वोल्ट, क्योंकि करंट का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर, और वोल्टेज ऑफ 2 ओम आ गया 4 वोल्ट। तो आप कहेंगे यार यहां पे 4 वोल्ट आ रहा है और यहां पे 12 वोल्ट है, तो इस डायोड को 4 वोल्ट मिलेगा, तो इसका अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं 4 वोल्ट आएगा, लेकिन 4 वोल्ट इज लेस देन VBR, तो करंट का वैल्यू इस ब्रांच में 0 रहेगा और यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर तुमने वोल्टेज ऐसा लगा रखा है तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि इस सवाल में, मान लो ऐसा सवाल दे दिया कि मान लो 15 वोल्ट दिया होता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 15 में से 12 इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अबे 15 वोल्ट इसमें से 12 इसको दे के चेक कर लो ना। अगर 15 में 12 वोल्ट इसको देते हो तो यहां पे जो बचता है उस करंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, तो इसको 12 मिलेगा। अगर वो करंट पहले ही छोटा आ रहा और इसमें करंट ज्यादा आ रहा है तो डिवाइड नहीं हो रहा करंट, तो ये रिवर्स बायस में रहेगा, तो 12 वोल्ट नहीं मिल रहा होगा। मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला सवाल पहले करते हैं। लिखा हुआ है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज 5.6 वोल्ट। तो ये 5.6 वोल्ट है और यहां पे 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो पहला तरीका यही चेक करने का है, 9 में से 5.6 इसको दे दिया, तो 5.6 इसको दे देंगे तो यहां पे कितना करंट जाएगा? तो 5.6 अपॉन 800 यानी कि 7 मिली एम्पियर हो गया, है ना। 2 0 10 का पावर -2, 0.7 इंटू 10 का पावर -2, यानी 7 मिली एम्पियर हो गया। ये करंट आ गया इसका 7 मिली एम्पियर। अब 5.6 इसका, तो इसका कितना? इसका 3.4 मिली एम्पियर हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 5.6 माइनस करो, 3.4 वोल्ट हो गया। अब इसका करंट निकाल लेते हैं, तो ये आई करंट निकाला तो आ गया 3.4 अपॉन 200 यानी ये 17 मिली एम्पियर हो गया। तो यहां से 17 मिली एम्पियर आया और यहां पे 7 गया। अगर ये यहां 7 और यहां 17 होता तो हम कहते यार 7 में से इसको 17 कैसे मिल सकता है, इसका मतलब ये ब्रेकडाउन में नहीं जाता। लेकिन इधर 17 आ रहा है और इधर 7 जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा है? तो 10 मिली एम्पियर इधर जा रहा होगा। क्या आप खेल समझ गए? ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आ गया। इसी में आप समझ लीजिए, अगर मान लो मैं इसको 5.6 देता और यहां पे रेजिस्टेंस के वैल्यू ऐसे होते कि यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता, तो यहां पे आ रहा होता 17, और यहां का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता और यहां का वैल्यू आ रहा होता 7 मिली एम्पियर। तो तुम कहते मान लो 7 आया तो इधर रिवर्स बायस है, करंट ऐसे ही चलेगा, लेकिन रिवर्स बायस में करंट उल्टा चलने के बजाय करंट इधर से मांग रहा है, बोल रहा है कि 7 आया और 17 बन गया, जो इलॉजिकल हो जाएगा। अगर इलॉजिकल आंसर आपका 10 की जगह उल्टा -10 आ रहा है, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस थोड़ी ना, रिवर्स बायस में तो उल्टा ही करंट फ्लो करेगा। तो रिवर्स बायस में करंट तो ब्रेक डाउन के बाद करंट फ्लो करता है, वो ऐसे ही एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाता है। ये ऊपर वाला हिस्सा एन टाइप है, देखो डंडी वाला हिस्सा एन टाइप होता है और ट्राइंगल वाला हिस्सा पी टाइप होता है, तो एन से पी की तरफ करंट चल रहा है। तो अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं, चलो देखो जरा, वैसे समय होने वाला है, तो आज ये जो रेक्टिफायर है इसको भी देख लो, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसको भी फटाफट देख लीजिए। ये एक ट्रांसफॉर्मर लगाया और हमने एक डायोड लगाया, तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह और ये वाला हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में होगा तो इस रेजिस्टेंस में करंट, मान लो ये पॉइंट को मैं ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, तो करंट ए से बी फ्लो करेगा। फिर मैंने बोला कि ये थोड़ी देर बाद ये, क्योंकि एसी सोर्स है, तो एसी से डीसी बनाने के लिए रेक्टिफायर का यूज हो रहा है, तो डीसी बनाने के लिए मैंने एसी सोर्स में एक टर्मिनल कभी पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, इसमें कभी दूसरा, पहला वाला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव किया तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी इसमें करंट 0 हो जाएगा। यानी पहले हाफ साइकिल में करंट ए से बी गया और दूसरे हाफ साइकिल में करंट गया ही नहीं, तो हम कहेंगे यार आधा आधा करंट तो फ्लो कर रहा है और नेगेटिव हाफ में करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए इसका नाम रख दिया हाफ वेव रेक्टिफायर।
ये बहुत ही थ्योरेटिकल और नॉर्मल चीज है, इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है। ठीक है, आप जरा देख लीजिए एवरेज वैल्यू, हमने एवरेज में एसी जब सॉर्ट किया था तो आता था एवरेज वैल्यू 2I0/पाई, 2I0/पाई एवरेज आता था, और I0/√2 आता था मीन वैल्यू। क्योंकि ये आधा साइकिल हो चुका है तो 2I0/पाई का 2 गायब हो गया, क्योंकि आधा साइकिल है, आधा ही एवरेज बनेगा। और I0/√2 की जगह एक बार और √2 आ गया, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर का एरिया भी आधा हो जाएगा, तो स्क्वायर का एवरेज आधा हो जाएगा। और जैसे पहले होता था E²/2, उस पर रूट लगाते तो E0/√2 आ जाता था। अभी E²/2 की जगह E²/4 हो जाएगा, क्योंकि आधे साइकिल का ही एरिया लेना है। थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैंने बोला ये 2 साइकिल हो तो ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, तो टोटल एरिया 2A है। लेकिन अब की आधा साइकिल में एरिया ए है पहले की तरह, और यहां का एरिया 0 है, तो पहले होता था 2A/2T, अब करेंगे A/2T। तो एवरेज लेते समय पहले जो एवरेज आता था A/T, अब एवरेज आ जाएगा A/2T। अब उस पर रूट लगाएंगे, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर में मीन के बाद रूट लगाना होता है, तो रूट लगाएंगे तो यहां पे 1/√2 और पुराना वैल्यू आएगा। लेकिन पुराना वैल्यू तो E0/√2 होता था, तो अब जो वैल्यू या I0/√2 होता था, तो I0/√2 फिर उसका फिर से √2, तो I0/2। तो आरएमएस और एवरेज दो वैल्यूज याद रखनी है हाफ वेव रेक्टिफायर की, बहुत सिंपल है। मैं आपको चलो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये भेज दूंगा आपको। यहां फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें ये फॉरवर्ड बायस गया तो करंट एक्स से वाई फ्लो करेगा, नीचे वाला अगर हायर पोटेंशियल हो गया तो नीचे वाला फॉरवर्ड और ऊपर वाला रिवर्स बायस हो जाएगा, तो नीचे से करंट फ्लो होता हुआ एक्स से वाई जाएगा। यानी दोनों साइकिल में आउटपुट लोगे तो करंट एक्स से वाई फ्लो होता रहेगा। तो आप कहेंगे तो सिंगल डायरेक्शन करंट आ रहा है, इसका मतलब है ये एसी से डीसी कन्वर्ट हो गया, एसी से डीसी। ये भी आप चेक कर। समय हो गया, समझ नहीं आ रहा, रेक्टिफायर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।